इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले मोदी के करीबी अमित शाह के दावे से। बीजेपी महासचिव और मोदी के करीबी अमित शाह ने कहा कि यूपी में 2 चरणों में हुए चुनाव में 21 में से 18 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। अमित शाह ने इंडिया न्यूज से मोदी के चुनावी एजेंडे को लेकर खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में 21 सीटों का मतदान हुआ है और मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि 21 में से 18 सीट बीजेपी जीतेगी। चुनावी नतीजों के बारे में जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी को बहुमत मिलने का भरोसा जताया। शाह ने कहा कि यूपी में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी 272 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगर उत्तर प्रदेश में हम ठीक प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो हम 272 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बात करते हुए अमित शाह ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने दावे के साथ कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें अब कहीं दो राय नहीं दिख रही। इंडिया न्यूज ने सवाल किया कि ममता और जयललिता बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, तो क्या वो सरकार बनाने के वक्त बीजेपी का सहयोग करेंगी। इस पर अमित शाह ने कहा, जनादेश के सम्मान में सभी पार्टियां समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगी। जयललिता और ममता बनर्जी दोनों ही पावरफुल नेता हैं और दोनों ने ही काफी कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। इन्हें कोई फीलर्स दिए गए हैं या इनसे किसी तरह के अलायंस का विचार है या आगे चुनाव के बाद? मैं मानता हूं अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बाकी सभी पार्टियां मदद करने के लिए तैयार रहेगी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के मोदी को लेकर दिए बयान पर अमित शाह भड़क गए। गिलानी ने कहा था कि मोदी ने उनके पास 2 दूत भेजे थे। अमित शाह ने गिलानी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि गिलानी सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी जी की ओर से तो सवाल ही नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई दूत भेजा नहीं गया। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मीडिया में मोदी के प्रधानमंत्री बनने और उसके बाद के डर को प्रमुखता से दिखाया गया। अमित शाह से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन सीमा पर सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं होगा। देश की विदेश नीति की सरकारें बदलने से बदलती नहीं है। इसका आत्मा जो है भारत की रक्षा और भारत के सम्मान के साथ जुड़ा रहेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मगर किसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मगर किसी और की प्रताड़ना करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के लगातार हो रहे जुबानी हमले को लेकर अमित शाह ने चुटकी ली। शाह ने इंडिया न्यूज से कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कोई सोच नहीं। मुझे तो कई बार देखकर हंसी आती है। कोई सोच समझकर ज्यादा बोलते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, न कोई रणनीति लगती है। अपने आप हर व्यक्ति कांग्रेस बनकर बोलता रहता है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज से जब सवाल पूछा गया कि अगर मोदी दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, इस पर अमित शाह ने कहा, मोदी 2 नहीं 542 सीटों के लिए लड़ रहे हैं और सीट छोड़ने का फैसला पार्टी करेगी। मोदी 542 सीटों के लिए काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी नीति भी यही है, पूरे देश का विकास हो, सब लोगों का विकास हो, और पार्टी तय करेगी कि मोदी कौन सी सीट छोड़ेंगे। उधर गुजरात कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल की माने तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद से बातचीत में आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मोदी पूरी तरह से 7RCR में जाने को तैयार है। मोदी जी ने 7RCR के लिए बैग पैक कर लिए हैं या नहीं किया? कर दिया है, बिल्कुल बैग पैक कर लिया, ये आप कह रही हैं। विवादित बयान देने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर भावनगर में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर चुनाव आयोग ने भी बयान पर संज्ञान लिया और गुजरात के भावनगर के कलेक्टर से टेप मांगे गए हैं। तोगड़िया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है। कहा जा रहा है कि भावनगर में तोगड़िया ने एक समुदाय विशेष के कारोबारी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए महिलाओं को उकसाया था। हालांकि तोगड़िया का दावा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आरएसएस नेता राम माधव ने तोगड़िया के बयान पर कहा कि संघ का कोई सदस्य ऐसा नहीं सोचता है। मेरी स्वयं प्रवीण तोगड़िया जी से बात की है। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात उन्होंने कही नहीं थी। उनका दावा था कि ये फैब्रिकेटेड खबर है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है। मोदी विरोधियों के पाकिस्तान जाने की बात पर कायम रहने के लिए बोकारो के हरला थाने में मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले गिरिराज के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
बिहार बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह मोदी पर दिए गए अपने विवादित बयान पर कायम है। गिरिराज ने कहा, उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी। अफसोस किस बात का, हमने कोई गलत बयान ही नहीं दिया है। अफसोस किस बात का, हमने कोई गलत बयान ही नहीं दिया है। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इस चरण में 12 राज्यों की 117 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होना है। इस दिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह और बीजेपी की 30 नेता सुषमा स्वराज की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज आजमगढ़ से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद मुलायम सिंह आरटीआई मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ के अलावा मुलायम मैनपुरी की पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी आज रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वो कई इलाकों में प्रचार करेंगी। इससे पहले प्रियंका 16 अप्रैल को भी रायबरेली पहुंची। प्रियंका रायबरेली संसदीय क्षेत्र की 15 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगी। उनका प्रचार अभियान बछरावा ब्लॉक के बनावा गांव से शुरू होगा। इसके अलावा शिवगढ़, महाराजगंज ब्लॉक में भी उनकी नुक्कड़ सभाएं होंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान कलवर में राहुल रोड शो करेंगे। इसके बाद वो मथुरा में जनसभा करेंगे। फिर राहुल छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां दुर्ग में उनकी रैली होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो हरदोई में रैली करेंगे। इसके बाद वो फर्रुखाबाद का रुख करेंगे। यहां रैली करने के बाद वो मैनपुरी पहुंचेंगे। मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करने के बाद राजनाथ इटावा, जालौन और फिर लखनऊ में रैलियों को संबोधित करेंगे। आज नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां हैं। मोदी के महाराष्ट्र में आज 2 जगह रैली है। वो महाराष्ट्र के नांदुरबार और धुले में रैली करेंगे। मोदी की आज आंध्र प्रदेश में भी जनसभा है। मोदी आज निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर और हैदराबाद में रैली करेंगे। मोदी ने कहा है कि देश में रोजगार और नौकरी बढ़ाने के लिए एफडीआई जरूरी है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को लेकर उनकी पार्टी का रुख जाहिर है, लेकिन बीजेपी एफडीआई का विरोध नहीं करती। अमेरिका के साथ संबंधों में तल्खी पर मोदी ने कहा कि ये कुछ लोगों की कोरी कल्पना भर है। मोदी ने कहा कि पिछले वाइब्रेंट गुजरात में 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए। हालांकि अमेरिका जाने के सवाल पर मोदी ने सीधे कुछ नहीं कहा। मुंबई में मोदी उद्धव ठाकरे के साथ एक साथ मंच पर दिखे। शिवसेना के मंच से मोदी ने कहा कि राहुल कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस सोच में पड़ गई है। मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली में मां बेटे की ऑक्सीजन वाली सरकार चाहिए। यूपी के एटा में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश के बयान पर पलटवार किया। मोदी ने कहा, मैं देश लूटने वालों के लिए जहर हूं। मोदी जहर है, मोदी लहर नहीं है, मोदी जहर है। लेकिन ये जहर लूटने वालों के लिए है, ये जहर चोरों के लिए है, ये जहर बदमाशों के लिए है। दरअसल जयराम रमेश ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश में मोदी लहर नहीं, मोदी जहर है। मुझे कहीं नरेंद्र मोदी की लहर नहीं दिखाई दे रही है। कहीं मैंने महसूस नहीं किया है कि मोदी लहर है, सिर्फ मोदी जहर है। यूपी के हरदोई में नरेंद्र मोदी ने इमोशनल कार्ड खेला। मोदी ने कहा कि जब बचपन में वो किसी को ठंडी चाय देते थे तो चाटे भी पड़ते थे। उन्होंने कहा कि चाटे का घाव अब भी दिल में है। आज किसी को चाय अगर ठंडी मिल जाए तो चाय लेने वाला कितना गुस्सा करता था, मुंह पे कैसे चाटे मार देता था। आज भी वो दिखाओ पैसे के वैसे पड़े। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी गरीबी के बैकग्राउंड का विरोधी मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चाय जरूर बेची है, लेकिन देश ने। मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी का मतलब क्या जानेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल तो गरीबी का टूरिज्म करने जाते हैं। हमारे जो राहुल भैया है ना, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको मालूम ही नहीं है गरीब क्या होता है। इसलिए वो गरीबी देखने का टूरिज्म करते हैं। एटा की रैली में मोदी ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में मां बेटे और यूपी में बाप बेटे की सरकार ने लुटिया डुबो दी है। दिल्ली में मां बेटे की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में बाप बेटे की सरकार चल रही है।
के पहले बहन जी की सरकार चल रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विरोधियों पर जमकर बरसे। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम व्यक्तिवाद और नफरत की राजनीति नहीं करते। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी को करप्शन के मुद्दे पर भी घेरा। राहुल ने कहा कि मैंने विपक्षी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किसी भी उपाय का जिक्र नहीं। दक्षिण भारत के दौरे पर गए राहुल गांधी ने तेलंगाना कार्ड खेला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के लोगों से कहा कि सोनिया जी के अथक प्रयासों से ही अलग तेलंगाना राज्य का गठन मुमकिन हो पाया। राहुल ने कहा कि तेलंगाना को 10 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नरेंद्र मोदी के नाम का नया मतलब बताया है। मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब है द मैन ऑफ डैमेज टू इंडिया। The man of damage to India. He is the MODI, the man of damage to India. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी अमित शाह पर हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि मोदी को गुजरात में हुए फर्जी एनकाउंटर की जानकारी थी और अमित शाह पर ट्रिपल मर्डर का आरोप है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी को हिटलर की औलाद तक बता दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तुम मरते तब तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम हिटलर के औलाद हो, हिटलर के रास्ते पर चल रहे हो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। इंडिया न्यूज को दिए गए खास इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी भी ऐसा ही मानती है, तभी प्रचार में मोदी ही मोदी दिखते हैं। आज बीजेपी को ही लगा है कि हम लोग मोदी जी के नाम से वोट मांगते हैं या मांगे, इसलिए तो मोदी जी को आगे किया है उन्होंने। क्योंकि अगर कैंपेन पूरा देखे उनका तो आपकी बार मोदी सरकार है, आपकी बार भाजपा सरकार नहीं बोल रहे हो। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही मोदी को सबसे पहले बिहार और यूपी पर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां से लोग महाराष्ट्र न आए। लीजिए अभी महाराष्ट्र में 48 ट्रेनें रोज आती है, कोई उल्टा जाता नहीं। मेरी पहली विनती रहेगी 10 साल वो देश की तरफ ना देखे और उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का वो गुजरात बनाए। इंडिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काबिल बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पीएम की कोई तस्वीर नहीं है। मनमोहन सिंह जी एक काबिलियत की बात करें तो काबिल आदमी थे ही, उसमें कोई डाउट नहीं। कांग्रेस की जो अभी जो ऑफिस है उसमें पोस्टकार्ड साइज भी फोटो नहीं है उनकी। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि यूपी में नरेंद्र मोदी की लहर नहीं, यहां सिर्फ समाजवादी पार्टी की लहर है। यहाँ कोई वेव नहीं, यहाँ समाजवादी पार्टी के है, यहाँ वेव मोदी साहब की नहीं। संभावित पीएम के सवाल पर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पीएम नहीं बनेंगे। मुलायम बोले कि देश में तीसरे मोर्चे की सरकार ही बनेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक पैम्पलेट बांटा जा रहा है जिसमें मोदी की जगह आडवाणी को पीएम बनाने की अपील की गई है। यह पर्चा बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के संसदीय क्षेत्र में बांटा जा रहा है। मशहूर कारोबारी गौतम अडानी ने नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को लेकर सफाई दी है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में अडानी ने उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मैंने मोदी से कोई फायदा नहीं उठाया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने अडानी से संबंधों को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी ने टॉफी के भाव अडानी को जमीन दे दी। वहीं केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंचाते हैं। चुनाव आयोग से पाबंदी हटने के बाद यूपी प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और मोदी के करीबी अमित शाह ने पहली रैली की। पूर्वांचल के गाजीपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने पार्टी उम्मीदवार का प्रचार किया। गाजियाबाद पहुंचे नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने उनके पत्नी विवाद पर कहा कि उनकी पत्नी नरेंद्र मोदी की आत्मा से जुड़ी है और भगवान बुद्ध ने भी शादी के बाद पत्नी को त्याग किया था, लेकिन उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। प्रहलाद मोदी ने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। सुरक्षा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा, जो गलत करता है उसके भाई को सुरक्षा की जरूरत होती है और उनके भाई ने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने कहा कि मेरे बयान को गलत अर्थ में लिया गया और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा।
अमेठी ने चुनाव प्रचार के लिए आए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास पर आचार संहिता उल्लंघन का केस किया है। इन पर बगैर इजाजत लिए सड़क किनारे सभा करने और ट्रैफिक जाम करने का आरोप है। अमेठी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने रोड शो के दौरान केजरीवाल और कुमार विश्वास की किरकिरी कर दी। आप कार्यकर्ता ने माइक लेकर कहा कि राहुल गांधी की उम्मीद बेकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बिहार में महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ राजद्रोह और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने के बाद वारंट जारी किया गया। आरजेडी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह पर सारण में एक सभा के दौरान वोटरों को बोगस वोटिंग करने के लिए उकसाने का आरोप है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह ने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जज ने भाषण की सीडी मांगते हुए सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। आरएलडी नेता और फतेहपुर सीकरी से उम्मीदवार अमर सिंह ने बच्चन परिवार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन मेरे प्रचार में तो नहीं आए, लेकिन मेरे खिलाफ जया बच्चन को प्रचार में भेजकर आशीर्वाद दे दिया। अमर सिंह के चुनाव क्षेत्र में जया बच्चन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आ रही हैं। इस पर अमर सिंह ने कहा कि अब जया बच्चन से देवर भाभी जैसा रिश्ता नहीं रहा। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री नगमा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते बोलते बड़ी चूक हो गई। दरअसल वो बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात कर रही थी और बोलते बोलते उनकी जुबान फिसल गई और वो बोल पड़ी कि गिलानी को भारत रत्न मिला है। गिलानी जी भी तो फिर एक देश के जिम्मेदार जिनको भारत रत्न मिला है, जिम्मेदार वासी हैं। गिलानी जी भी तो फिर एक देश के जिम्मेदार जिनको भारत रत्न मिला है, जिम्मेदार वासी हैं। फिल्मी जगत से राजनीति के मैदान में उतरी राखी सावंत ने मुंबई में बाइक रैली की। मुंबई में 24 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में राखी जी जान से प्रचार में जुटी है। राखी के साथ करीब 400 बाइकर्स रैली में शामिल। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता वरुण गांधी के खिलाफ उनके हमशक्ल और उन्हीं के नाम वाले वरुण गांधी ने नामांकन कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये वरुण हरियाणा के रहने वाले हैं। बीजेपी इसे विरोधियों की साजिश बता रही है। नमो चाय के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब खाने पीने के सामान पर भी छा गए हैं। एमपी के खंडवा में मोदी के नाम वाले सेब, संतरे और कचौड़ी लोगों की पसंद बन चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की वेबसाइट एक पाकिस्तानी ने कुछ समय के लिए हैक कर लिया। आडवाणी की साइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद और फ्री कश्मीर के मैसेज लिख दिए गए। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर पोस्ट पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल अकाली दल के कार्यकर्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान से नाराज हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 1984 के सिख दंगों में जगदीश टाइटलर दोषी नहीं है। इसी बयान पर सिख प्रदर्शनकारी भड़के हुए हैं। यौन शोषण के आरोपी आसाराम के मामले पर जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज दिल्ली के कमला मार्केट थाने की एसआई पुष्पलता जोधपुर कोर्ट में पेश होंगी, जहां उनका बयान दर्ज होगा। इससे पहले कल की सुनवाई के दौरान आरोपी आसाराम ने कोर्ट में एक बार फिर से बीमारी का बहाना बनाया। इसके बाद उन्हें जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया। कोर्ट में पीड़ित लड़की का बयान दर्ज होना था, लेकिन आसाराम की बीमारी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को लेकर आज भी सुनवाई होगी। जोधपुर के सीजीएम ग्रामीण कोर्ट में यह सुनवाई जारी रहेगी। मामले में गवाह वनकर्मी भंवरलाल से सलमान के वकील जिरह करेंगे। रिलायंस गैस कीमतों के मामले में दायर 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लेफ्ट के नेता गुरुदास दास गुप्ता और एक एनजीओ की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। सहारा समूह ने सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक नया प्रस्ताव रखा है। सहारा ने कहा है कि वो 25 अप्रैल तक 3,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है। इसके बाद 30 मई तक 2,000 करोड़ और 20 जून तक 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी दे देंगे। सहारा ने उनके सीज अकाउंट चालू करने और सुब्रत रॉय की जल्द रिहाई की मांग की है। निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय 4 मार्च से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के बयान की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 5 मई को ए राजा अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई की अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसमें बीसीसीआई ने आईपीएल फिक्सिंग मामले में महेंद्र सिंह धोनी, एन श्रीनिवासन और सुंदर रमन के बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी देने की मांग की है। साथ ही ब्लैक मनी पर भी सुनवाई होनी है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने वाले आदित्य वर्मा ने जांच के लिए सुझाई गई 3 सदस्यों की कमेटी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि फिक्सिंग की जांच सीबीआई या फिर एनआईए से कराई जानी चाहिए।
दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल फिक्सिंग की जांच के लिए 3 नाम सुप्रीम कोर्ट को सुझाए हैं। इनमें पूर्व जस्टिस JN पटेल, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर RK राघवन और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री के नाम हैं और इसी कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन मामले में जल्द सुनवाई के लिए दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब 28 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तेजपाल पर अपने जूनियर पत्रकार के यौन उत्पीड़न का आरोप है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में अबू सलीम पर आपराधिक साजिश का केस चलता रहेगा। सलीम की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा चलता रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। गोरिल्ला रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बन गई हैं। रोहिणी ने दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में पद संभाला। उन्हें राज्यपाल नजीब रंग ने कल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिल्ली के उत्तम नगर थाने के पुलिस पर एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगा है। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, बल्कि उससे बचाने आई उसकी मां के साथ भी बदसलूकी की है। भाई अगर कोई बच्चा गलती तो तुम क्या थप्पड़ मारते इनको, तुमने ऐसे क्यों पकड़ रखे बच्चे? तो उन्होंने आया, आप हटो पीछे, हटो पीछे, हटो, ऐसे करके कमरे फाड़ रहे हैं और बच्चों को कमरे में बंद कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर उसे घर में कैद करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि सोमवार की शाम उसे घर में कैद कर दिया गया। महिला ने रोहिणी साउथ थाने में मामला दर्ज करवाया है। महिला की शादी साल 2000 में हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते रहे। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में चोरों ने एक मकान की 3री मंजिल पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने डेयरी मालिक के घर से करीब 50 लाख रुपए ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। साउथ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में सिलेंडर के गैस रिसाव के बाद हुए धमाके ने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। देखते ही देखते 5 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया और आसपास कई घरों में आग लग गई। राजस्थान में दर्जनों इंस्टीट्यूट चलाने वाले एक शख्स को उसकी महिला कर्मचारी ने पहले नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ संबंध बनाया, फिर उसका MMS बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की। महिला कारोबारी को ब्लैकमेल कर उसे 55 लाख रुपए ले चुकी थी और रेप का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए और मांग रही थी। परेशान होकर पीड़िता महिला की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जयपुर से आरोपी महिला को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महिला को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। चलती बस में 14 साल की लड़की से 5 दरिंदों ने गैंग रेप किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ ये कांड दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए निर्भया कांड जैसा ही है। लड़की ने अपने घर जाने के लिए बस ली, जिसमें 5 दरिंदे बैठे थे और उन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में एक घर में एक तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। छत से पत्थर हटाकर जायजा ले रहे एक आदमी पर तेंदुए ने एक के बाद एक लगातार 2 हमले किए। छत के पत्थर हटाकर एक पुलिस वाले के साथ 2 आदमी घर में कैद तेंदुए को देख रहे थे। तेंदुआ एक बिजली की तरह बाहर निकला। इससे पहले कि पुलिस और उसके 2 साथी कुछ समझ पाते, तेंदुए ने एक पर हमला बोल दिया। खुखार तेंदुआ यहीं नहीं रुका। घर के छत पर खड़ी भीड़ पर तेंदुए बिजली की तरफ से एक बार फिर उसने हमले की कोशिश की, लेकिन एक शख्स के हाथ में बड़ा डंडा देखकर तेंदुए ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लोगों पर अटैक करने के बाद तेंदुए ने छत से गली में कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने गली का गेट लगा दिया, जिसके बाद तेंदुआ गली में दूसरी तरफ भागा और एक घर में छिपकर बैठ गया।